दोस्तों, आज चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 19। चांदपुर की चंदा, पार्ट 19। चलिए सुनते हैं कहानी। 1 साल की गारंटी हो या 5 साल की, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, सोफा, पलंग की गारंटी तो हर कंपनी दे देती है, लेकिन दहेज में दिए जाने वाले इन सामानों से आपकी बेटी 5 दिन भी खुश रहेगी, इसकी गारंटी आज तक न कोई कंपनी दे सकी है, न ही कोई दुकानदार ले सका है। गुड़िया की शादी के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल कर रमेशर ने हर वो सामान दिया था जो तय था, लेकिन उधर से दिन पर दिन गुड़िया की चिट्ठियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इधर उसी स्पीड में रमावती और रमेशर की हार्ट की दवाइयां भी बढ़ती जा रही थी। गुड़िया हर चिट्ठी में माई बाबूजी से मिलने का जिद करती, लेकिन कभी ससुर अपनी खाई गई कसम की दुहाई देकर मना कर देता, तो कभी ननद कह देती कि जाना तो वहीं रह जाना, यहाँ मुंह मत दिखाना। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। गुड़िया आंसुओं से बार बार चिट्ठियां लिखती रही, सास ससुर बार बार अपने अहंकार से फाड़ते रहे। लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि रमेशर ने झांझा बाबा को मोटरसाइकिल पर बैठाया और आर पार का फैसला कर लिया। झांझा बाबा जैसे ही गुड़िया के गांव पहुंचे, गांव में पंचायत बैठ गई। उस पंचायत में बाबा ने अपना विकराल रूप दिखाया और गुड़िया के सास ससुर को खूब फजीयत किया। ससुर बाबा के व्यक्तित्व और अपनी बेइज्जती के डर से हाथ जोड़ने लगा। शादी में हुई मारपीट, झगड़ा, बवाल और प्रतिष्ठा हनन की दुहाई देने लगा। लेकिन बाबा ने पंचों के सामने साफ साफ आदेश दे दिया कि इलेक्शन बाद गुड़िया की विदाई का दिन फाइनल रहेगा। तो उस दिन रमेशर आएंगे और अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। इस बेइज्जती से उसका ससुर खून पीकर रह गया। सास फुफकार उठी, लेकिन गुड़िया की आंखें चांदपुर जाने का दिन गिनने लगी। आज वही दिन आ गया था। विदाई कराने रमेशर गुड़िया के गांव गए थे। कल सुबह गुड़िया का आना तय हुआ था। इधर बेटी के आने से उत्साहित रमावती घर में आज खाना बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रमावती जब तक चूल्हे पर रखी तसली से ध्यान हटाती, तब तक मंटू झट से उनके पैरों में झुक गया। गोड़ लागी मौसी। खुश रहा, कहाँ थे बबुआ? कम से कम कहकर तो जाते। एक तो गुड़िया के टेंशन से रात भर नींद नहीं आती है, ऊपर से तुम्हारा टेंशन। इतना कहने के बाद रमावती की आंखें नम हो उठी। मंटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। एक झटके में वो जमीन पर चुपका मुक्का बैठ गया, मानो कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की हर डांट सुनने को तैयार बैठा हो। बड़ी देर में उसने चुप्पी तोड़ी। ए मौसी। हाँ, जानबूझकर हम थोड़े भागे हैं। गुड़िया की शादी में जब से मारपीट हुई है, तब से डब्लू के गुर्गे मुझे पागलों की तरफ खोज रहे हैं। रामलीला में स्टेज बनवाना था, तब तो हमसे प्रेम हो गया था, लेकिन चुनाव के बाद फिर से हमसे दुश्मनी हो गई है। डब्लुआ ने ऐलान किया है कि मंटुआ को जब तक चांदपुर से भगा नहीं दूंगा, तब तक चांदपुर की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इतना सुनते ही रमावती के हाथ कांपने लगे। क्या कहें, कुछ समझ न पाई। इधर मौसी की हालत देखकर मंटू के भीतर एक अपराध बोध घेरने लगा। दिल उससे सवाल करने लगा कि जिस दिन मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी मौसी के सबसे कठिन समय में वो साथ क्यों नहीं है। लेकिन रमावती तो रमावती थी। मंटू के उदास चेहरे को देखते ही उनके सूने हृदय में वात्सल्य की चिंगारी जल गई। आंखों में ममत्व छलक आया। आखिर वो मंटू कैसे बताएं कि गांव की नजर में भले तो नालायक है, लेकिन माँ की नजरें तुझे कभी नालायक नहीं मान सकती। वो झट से एक थाली में खाना लाई और मंटू के उलझे लटियाए वालों की तरफ देखकर कहा, खा ले, आपन दशा देख, शीशा में मलच कहीं का। मंटू इस डांट से खिल उठा। उसने अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन मौसी को लाखों बार देखा था, चुपके से माँ बन जाते हुए। आज वही दृश्य उसकी आंखों में सामने उपस्थित था। लेकिन हाय रे उसकी किस्मत। जैसे ही खाने का पहला कौर मुंह में डाला कि दरवाजे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, ए चाची, मंटू आया है क्या हो? ये सुनते ही मंटू ने थाली खिसकाई और एक झटके में कूद कर छत पर चला गया। सांसें उसकी जहां थी वहीं अटक गईं, प्राण सूखने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसके आने की भनक कुछ लोगों को लग गई है, और सबसे बड़ी बात कि आज राकेश को भेजकर उसने बहुत भारी गलती कर दी है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। इधर रमावती अभी सारा मामला समझ पाती, तब तक आवाज देने वालों के पांव की आहट आने लगी।
ए चाची, मंटुआ आयल हवे का हो? ना ना, यहाँ मंटुआ नहीं है, वो तो गौरा गया है नानी के गाँव। अच्छा अच्छा, आए तो तनिक बताना, उसको डब्लू प्रधान बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। जाओ जाओ, कह दूंगी। इतना कहकर मौसी दरवाजे पर खड़ी हो गई। घर में घुसने का प्रयास करने वाले लड़के की हिम्मत जवाब दे गई। बाहर खड़े सारे लड़के धीरे धीरे चले गए। रमावती सोचने लगी कि लड़कों को तो थाना कचहरी से मैनेजर साहब बचा लेंगे, लेकिन आज मंटुआ को कुछ हो गया तो उसे कौन बचाने आएगा। उधर मंटू के कमरे में घुसते ही कमरे की दीवारें उसे पूछने लगी दिल का हाल। हाथों से साटे गए एक फिल्मी पोस्टरों ने पूछा, कहो बबुआ, तुम्हारी जिंदगी इतनी फिल्मी कैसे हो गई? आंखें देखने लगी दीवारों पर चिपकाई गई एक एक चीज को। उसके भीतर हुक सी उठने लगी। भला क्यों न उठे। अपने स्कूल की कॉपी में कभी कवर न लगाने वाले मंटुआ ने जिस ब्राउन पेपर से दीवारों को खूबसूरत बनाया था, वो दीवारें आज सीलन से गंधा रही थीं। उसका वो सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर, वो गगरी में रखकर जुगाड़ से बनाए गए साउंड बॉक्स, झंकार देने के लिए अलग से लगाए गए ट्यूटर, सब उससे पूछने लगे थे कहाँ थे इतने दिन। इधर नजर घुमाते ही मंटू ने देखा तमाम कैसेटों की रील टूट कर बिखरी है। ए साइड और बी साइड दोनों साइड खराब हो चला है, लेकिन दीपक आरती की अखबार में छपी तस्वीर नहीं उखड़ी है। हाँ, तस्वीर पर लिखा है वो चांदपुर की चंदा, वो जरूर धुंधला हो गया है। मंटू की नजर ऊपर ही टिक गई। तभी उसे याद आ गया गुड़िया। हाँ, इसी कमरे में तो सुबह शाम को चाय दे जाती थी और ताना मार देती थी, रे आवारा, एक के गाना सवेरे से 50 बार काहे बजाता है रे। उस समय तो मंटू ने ताना सुनकर चुप रह जाता और शीशे में मुंह देखकर साउंड बॉक्स को उत्तर टोले की तरफ घुमा देता। लेकिन गुड़िया के मुंह से आवारा सुनकर जो खुशी होती थी उसका वर्णन कठिन है। लेकिन आज तो चांदपुर उसे सच में आवारा मान चुका है। गुड़िया को याद करते उसकी आंखों से पानी झरझर गिरने लगा। उसने देखा मेज पर रफ कॉपी और पेन उसी तरह रखा है जिस तरह गुड़िया की शादी में रखा था। वो शादी की रात उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। यही तो बैठी थी ना पिंकी? हाँ हाँ, यही जगह तो है। कैसे धीरे धीरे नजरें झुकाकर मंटू ने उससे पूछा था, मेरा भी मेकअप हो जाएगा ना? धत, हमको बस लड़की का मेकअप करने आता, लड़के का नहीं। इतना कहकर पिंकी झट से लजाकर दूर खिसक गई। उसके गोरे गाल लालिमा से भर उठे थे और खनकती हंसी की वजह से कमरा धूप बाती की तरह गमक उठा था। लेकिन ये क्या हुआ? मंटू अब कमरे से जाने लगा। जो कमरा कभी उसकी दुनिया था वो कमरा अब काटने लगा। अचानक से खिड़की से तेज हवा आई। उसके पुराने रफ के पन्ने फड़फड़ाने लगे। उसे याद आया सारे प्रेम पत्र इसी कलम से तो उसने लिखे थे। इस रफ में न जाने कितने फिल्मी गाने, कितनी शायरी और कितनी बातें तो दर्ज हैं। और इसी पर तो उस पगली ने लिखवाया था मस्कारा, आईलाइनर और सेटिंग पाउडर। लेकिन मंटू आज कैसे कहे कि ए करेजा, कोई ऐसा सामान लिख दो न कि इस बदसूरत लाइफ का मेकअप हो जाए। यही सोचकर मंटू ने रफ और पेन हाथ में उठा लिया। मानो पेन नहीं वो संसार का आखिरी बचा फूल हो, रफ नहीं प्रेम की अंतिम किताब हो। इधर घड़ी शाम के 6 बजाने लगी। खिड़की से हवा आनी और तेज हो गई। उसने बाहर देखा, अंधेरा हो गया है और राकेश अब तक नहीं आया। दिल उसका परेशान उठा कि अचानक आंगन से आवाज आई, रे मंटुआ, शर्ट बदल ले और जल्दी पीछे से कूदकर सीधे उत्तर टोला में भाग। वहां गुड्डुआ साइकिल लेकर खड़ा है, 5 मिनट में घाट पर पहुंच, हम नाव लेकर इंतजार करेंगे। राकेश की ये बातें सुनकर मंटू की जबान न खुल सकी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, रफ पेन को पैंट में खोसा और छत की पीछे वाली गली में छलांग लगा दिया। इधर चांदपुर घाट एकदम सूना पड़ गया था। यूपी बिहार का बॉर्डर होने के कारण सांझ होते इस दियारे में अवैध गतिविधियां शुरू हो जाती थी। यही वो समय था जब चोरी के सामान, चोरी के मवेशी, गांजा, हथियार, दारू, हेरोइन इस पार से उस पार किए जाते थे। हर 1-2 महीने पर गोलियां चल जाती थी। इसका ख्याल आते ही राकेश का धैर्य जवाब देने लगा। उसने देखा घड़ी में 7:30 बज गए, लेकिन मंटू अब तक नाव के पास नहीं आया। राकेश का डर बढ़ने लगा। वो मुट्ठी बांध कर टहलने लगा, चारों तरफ नजर दौड़ाता और फिर टहलने लगता। दूर दूर तक कहीं मंटू का नामो निशान नहीं दिख रहा था। अचानक कहीं दूर से आवाज आई, रे राकेश, इधर देख। राकेश की जान में जान लौट आई। काहे दूर हो गया रे? अरे यार, गुड्डुआ को छोड़कर सीधे गए उत्तर टोला, जाकर पिंकी का घर देखे, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला यार।
फिर तिरकटे रास्ता पकड़कर उधारी के डेरा से रास्ता बदलकर सरजू जी के नीचे उतर गए। वहां से नीचे नीचे यहाँ आ गए। किसी को पता तक न चल सका। राकेश ने सिर पीट लिया। ठीक है, जल्दी बैठ, वरना बाबूजी हमको छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से टॉर्च का सेल भी खत्म है। मंटू नाव पर बैठ गया। 7:45 बज गए थे। हवा में ठंड के आने की आहट होने लगी। मंटू ने जिस गमछे से पगड़ी बांधा था उसे खोलकर ओढ़ लिया। थोड़ी दूर बाद राकेश ने कागज देते हुए कहा, ये देख हम क्या लाए हैं। कहे थे ना पिंकिया लिखेगी जरूर। मंटू की आंखें चौड़ी हो गईं। मुरझाया चेहरा चमक उठा। वाह रे दोस्त, दोस्त हो तो ऐसा। मन खुशी से झूमने लगा। एक झटके में मंटू के हृदय का रक्त प्रवाह तेज हो गया। राकेश ने आवाज दी, ज्यादा सनी देओल मत बनो, डब्लुआ अमरीशपुरी हो गया है। दोनों हंसने लगे। मंटू ने पगड़ी ठीक करके कहा, 2.5 किलो का दिल है रे मेरे पास। ये सुनकर राकेश मुस्कुरा उठा। इधर सरजू की अपार जलराशि में उथल पुथल होने लगी। मंटू ने देखा ठीक सामने चांद निकल रहा है और उसका प्रतिबिंब पानी में झलक रहा है। चांद देख उसकी चंदा याद आ गई। मंटू ने राकेश के झोले से टॉर्च निकालकर जला दिया। आंखें प्रेम के प्रकाश से भर गईं। पी का खत खुल गया। प्यारे मंटू, मोहब्बत यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि हम तुम नकल मारकर पास हो जाएंगे। मोहब्बत वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका जवाब न विद्या की गाइड में मिल सकता है न काका की गाइड में। अब तो हम सोच लिए हैं कि इस एग्जाम में फेल ही होना है। दीपक आरती बस फिल्मों में ही मिलते हैं, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन ए पागल, जाने दो, रोना मत। रो दोगे तो मैं समझ लेना मैं भी रो दूंगी। बाकी क्या कहूँ, मेरा हाल तो उस मछली का हाल हो गया है जिसके सामने मगरमच्छ है और ऊपर मछली की कंटिया। पानी में रहने पर भी खतरा है और बाहर निकलने पर भी। तुमको तो पता होगा ही, आजकल घर की सबसे बड़ी समस्या मेरी शादी है और शादी में दिया जाने वाला दहेज का सामान। चाची कहती है कि किसी लड़के से कहीं भी कभी भी शादी करके इसे हटाओ। इधर चाचा कहते हैं कि भले खेत बेचना पड़े लेकिन पिंकी की शादी ऐसी जगह हो कि उसका हाल पूनम जैसा ना हो। तुम तो जानते हो ना, जिसका हाथ दूध से जल जाता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। चाचा का हाल वही है। लेकिन जहर पी चुकी चाची समझने को तैयार नहीं है। आज वो अलग ब्याह तय कर रही है, चाचा अलग ब्याह तय कर रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है खुद को आधा आधा काट कर दोनों को दे दूं। लेकिन आज ही माई और पूनम का चेहरा सामने आ जाता है और सारा गुस्सा आंखों से निकल जाता है। ए मंटू, आज पहली बार तुमसे कह रहे हैं, चाचा का मुंह देखकर ही जी रही हूँ, वरना प्राण कभी भी निकल गया होता। तुमको क्या पता कि हाई स्कूल इंटर की फीस तो मैंने मनोज व भौजी से कर्जा लेकर दिया है। उनकी सिलाई मशीन ना होती तो एक कायदे का कपड़ा भी नहीं होता कि कहीं पहनकर जाऊं। थोड़ा बहुत मेकअप करने और सिलाई करने नहीं आता तो 1-1 रुपया के लिए तरसना पड़ता। लेकिन ठीक है, हमको लग रहा है कि हम भी महादेवी जी जैसे जेल में बंद हैं आजादी के लिए। ये घर अब जेल ही हो गया है। मन करता है कि जेल तोड़कर भाग जाएं या फिर जहर खाकर सो जाएं। लेकिन ये मंटू, मरना इतना आसान नहीं जितना हम सोच लेते हैं। बताओ, आज तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम मना किए कि आधी रात को नाव पर मत मिलो वरना कोई देख लेगा। तुम नहीं माने। हम कहते रह गए कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव के लड़कों के साथ मत घूमो वरना एक दिन फंस जाओगे। कहाँ सुने तुम। छोड़ो, जाने दो। अब तो आंसू भी नहीं निकलते हैं। शायद वो भी हमसे ऊब गए हैं। मंटू, अपना ख्याल रखना। बबुआ को पढ़ाने जा रही हूँ। बड़ा मन करता है मेरा पढ़ाने का और सबसे ज्यादा तुमको पढ़ाने का। और सुनो, शादी का दिन फाइनल हो जाएगा। शादी में जरूर आना। देखना कैसी लग रही है तुम्हारी चांदपुर की चंदा। बस रोना नहीं। रोते हुए विदाई करोगे मेरी? नहीं ना। पता नहीं क्यों तुमको चिट्ठी लिख के मन इतना हल्का कैसे हो जाता है। भगवान न करे ये मेरी आखिरी चिट्ठी हो। तुम्हारी चांदपुर की चंदा। दोस्तों, ये था कहानी का 19वां भाग। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।